नमस्कार। आज हम पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जो कि साइंस 1 का आगे का पार्ट, पहले पार्ट का आगे का चरण है, उसको देखेंगे। तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पृथ्वी अपने चारों ओर एक प्रकार का बल प्रयुक्त करती है और सभी पिंडों पर, इसीलिए प्रत्येक पिंड पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। और न्यूटन के दूसरे नियमानुसार किसी भी पिंड पर प्रयुक्त बल के कारण ही उस पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है। जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं तब हमारे बल के द्वारा उस पिंड में क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है और वह चीज़ आगे की ओर जाती है। इसी नियमानुसार पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसे छोटे जी अक्षर के द्वारा व्यक्त किया जाता है, स्मॉल जी। त्वरण एक सदिश राशि है, इसमें दिशा जरूरी होती है, इसलिए सदिश है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की दिशा उसके गुरुत्वीय बल के जैसे ही पृथ्वी के केंद्र की ओर, अर्थात क्षैतिज लंबवत की दिशा में होती है। अब पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान 9.77 मीटर पर सेकेंड का वर्ग यहाँ पे दिया है, यही है। अब इसके अनुसार पृथ्वी के पृष्ठभाग पर अलग अलग जगह जी का मान होता है, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस होता है, ऊंचाई के अनुसार परिवर्तित होता है, गहराई के अनुसार परिवर्तित होता है, तो वो हम देखेंगे। तो ये जो समीकरण है ये हमने पहले देख चुके हैं कि पृथ्वी के पृष्ठभाग पर जी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। न्यूटन के नियमानुसार पृथ्वी के केंद्र r दूरी पर स्थित है और m द्रव्यमान वाले पिंड पर गुरुत्वीय बल तथा उस पिंड में उत्पन्न जी, त्वरण जी को निम्नानुसार। अब कैपिटल F G mm अपॉन बटा R का वर्ग, ये न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम है। फिर F बराबर mg हम जानते हैं, तो इसलिए mg बराबर Gmm बटा R का वर्ग, यहाँ पे समीकरण 3 और 4 से। फिर G m यहाँ पे आ गया तो mm कैंसिल हो गया, वो कट गया तो बचा गया Gm बटे R का वर्ग। अब यहाँ पर दिया है G की इकाई मीटर पर सेकेंड होगी। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है, तो यहाँ पे रखा है वो m के जगह पे, कैपिटल M के जगह पे, और उसकी त्रिज्या g के जगह पे रखी गई। त्रिज्या क्या रखी गई है, त्रिज्या क्या है, 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो उसको यहाँ पर ये g का मान है जो हमने पीछे देखा है, किससे 6.67 × 10⁻11। फिर ये दोनों सब यहाँ पे हल करके r मतलब त्रिज्या वो यहाँ पे दी गई है, उसका मान यहाँ रखा है, तो हल करने पे 9.77 मीटर पर सेकेंड का वर्ग आ रहा है। तो ये आपको याद करने का है कि जी का मान कितना होता है, तो 9.77 मीटर पर सेकेंड का वर्ग। अब जी के मान में परिवर्तन किस प्रकार होता है, पृथ्वी के पृष्ठभाग पर देखते हैं, पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार देखते हैं, और पृथ्वी के गहराई के अनुसार देखते हैं। तो देखो यहाँ पर भी है, हाँ हर जगह होता है। जैसे यहाँ पे देखो, क्या पृथ्वी के पृष्ठभाग के सभी स्थानों पर जी का मान समान होता है? नहीं, क्योंकि अलग अलग होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं है, वह क्या है, वह अंडाकार शेप में है, अंडाकार आकृति द्वारा है। इसके द्वारा उसके पृष्ठभाग के विभिन्न बिंदुओं की पृथ्वी के केंद्र से दूरियां उन बिंदुओं के स्थानानुसार बदलती हैं। पृथ्वी के स्वयं के परिध घूमने के कारण उसका आकार ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा होता है और भूमध्य रेखा पर थोड़ा फूला हुआ होता है। इसलिए पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों के पास कम होती है और भूमध्य रेखा के पास अधिक होती है। अतः जी का सर्वाधिक मान ध्रुवों पर होता है 9.83, वहाँ से भूमध्य रेखा की ओर जाते समय उसका मान कम हो जाता है, और भूमध्य रेखा पर जी का मान होता है 9.77। तो ये आपको अंडरलाइन करना है, जी का मान ध्रुवों पर 9.83, जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम 9.77। फिर पृथ्वी के ऊंचाई के अनुसार परिवर्तन। अब ऊंचाई जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे भी क्या होगा, जी का मान कम होते चला जाएगा। देखो यह पृथ्वी के पृष्ठभाग से ऊपर जाते समय बिंदु के केंद्र से दूरी बढ़ती है, और समीकरण 5 के अनुसार जी का मान क्या होता है, कम होने लगता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो त्वरण जो होता है वो कम होने लगता है।
पृथ्वी के पृष्ठभाग से पिंड की ऊंचाई पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होने के कारण उस ऊंचाई के कारण जी के मान में होने वाला परिवर्तन अल्प होता है। उदाहरणार्थ पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। पृथ्वी के पृष्ठभाग से 8 से 10 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाज की पृथ्वी के केंद्र से दूरी 10 किलोमीटर के से बढ़ने के कारण जी के मान में परिवर्तन नगण्य है। परंतु जब हम अधिक ऊपर जाते हैं, कृत्रिम उपग्रह का विचार करते हैं, तब पृथ्वी के पृष्ठभाग से अधिक ऊंचाई के कारण जी के मान में परिवर्तन पर ध्यान देना पड़ता है। कुछ विशिष्ट ऊंचाइयों पर जी का मान यहाँ पे दिया गया है, उसको देखते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है जी का मान पृथ्वी के पृष्ठभाग पर 0 ऊंचाई पर 9.8 है, माउंट एवरेस्ट पर 8.8 किलोमीटर ऊंचाई पर 9.8। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जी का मान क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। यातायात अंतरिक्ष यान की कक्षा 400 किलोमीटर ऊंचाई पर है, तो वहाँ पे 8.7, और ऊपर यातायात उपग्रह की कक्षा, तो वहाँ पर और जी का मान क्या है, और कम हो गया। तो इससे इस हिसाब से ऊंचाई के अनुसार भी जी के मान में परिवर्तन होता है। फिर गहराई के अनुसार परिवर्तन, फिर जैसे पृथ्वी के अंदर जाते समय जी के मान में परिवर्तन होता है, इसमें भी होता है। समीकरण 5 के आर का मान कम होता जाता है, उस अनुसार जी का मान बढ़ना चाहिए। लेकिन पृथ्वी के केंद्र के पास जाने के कारण पिंड पर गुरुत्वीय बल प्रयुक्त करने वाला पृथ्वी का भाग भी क्या होता है, कम होता जाता है। जो गुरुत्वीय बल पिंड पर लगाता है, लेकिन वह भाग क्या हो रहा है, पृथ्वी का कम होता चला जा रहा है, जिसके कारण जी का मान पृथ्वी के अंदर जाते समय भी क्या होता है, कम होता है। ये आपको ये भी अंडरलाइन करना है। अब आगे देखते हैं। प्रत्येक ग्रह और उपग्रह के द्रव्यमान और त्रिज्या विभिन्न होते हैं। समीकरण 6 के अनुसार उनके पृष्ठभाग पर जी के मान में भी विभिन्न होते हैं। सही है। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल पृथ्वी गुरुत्वीय बल का 1/6 शशांश मतलब 6, यहाँ पे आपको लिखना है, अगर लिख लीजिए 1/6 होता है, तो ये आपको लिखाना है 1/6 होता है। इस कारण हम निश्चित बल का उपयोग करके पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर 6 गुना अधिक कूद मार सकते हैं। जितना जंप हम यहाँ पे पृथ्वी पे कर सकते हैं, अगर उतने ही बल से हम वहाँ पे जंप करेंगे तो उससे 6 गुना ऊंचाई पर हम लोग पहुँचेंगे। फिर आगे द्रव्यमान तथा भार देखते हैं। द्रव्यमान और भार किसे कहते हैं? द्रव्यमान और भार, देखो हम कोई चीज़ उठाते हैं तो हम क्या कहते हैं, बहुत भारी है कि नहीं। लेकिन हम जब अपना वेट करते हैं तो हम कहते हैं हमारा द्रव्यमान इतना है। द्रव्यमान तो कोई बोलता नहीं, लेकिन फिर भी उसका हिंदी वर्ड द्रव्यमान ही है। तो किसी पिंड में समाविष्ट द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इसकी इकाई किलोग्राम है। द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है। उसका मान सर्वत्र समान होता है। आप पृथ्वी पर रहो या कहीं भी रहो तो द्रव्यमान सर्वत्र समान होगा हर ग्रह पर। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार पिंड के जड़त्व का गुणात्मक माप है, अर्थात द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व भी क्या होगा, उतना अधिक होगा। भार देखते हैं। किसी पिंड को जिस गुरुत्वीय बल से आकर्षित करती है पृथ्वी, उसे ही उस बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। अभी हम कोई चीज़ उठाते हैं तो उठाने पर हम तो कार्य कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वीय बल होता है वो भी उसके ऊपर कार्यरत रहता है, जिसके कारण हमें वो पिंड क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे m द्रव्यमान वाले पिंड पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल F समीकरण 4 और 6 से प्राप्त किया गया है। भार W बराबर F बराबर mg। अब यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान है, और g क्या है, उसके ऊपर लगने वाला गुरुत्वीय बल है। दोनों मिलाकर तब हमको अगर उतना फोर्स हम लगा सकते हैं, बल लगा सकते हैं, तब वो पिंड उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। फिर भार यह बल होने के कारण इसकी इकाई क्या है, न्यूटन है। तो ये अंतरस्पर्श में ये सब चीज़ें आ सकती हैं, इसको अंडरलाइन करके रखिए। इसी प्रकार भार यह बल होने के कारण क्या है, सदिश राशि। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे दिशा निर्धारित है कि हमको ऊपर की तरफ उठाना है, मतलब गुरुत्व बल की विपरीत दिशा में ही उठाना है उसको। इस बल की दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है, और जी का मान सर्वत्र समान न होने के कारण पिंड का भार भी स्थानानुसार बदलता है, और परंतु उसका द्रव्यमान सदैव क्या होता है, समान होता है। मतलब ये आपको अंतरस्पर्श में पूछ सकते हैं कि द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान
और भार के बीच में अंतर स्पष्ट लिखिए। तो वहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट लिखना पड़ेगा। तो वो देखते हैं। बोलचाल की भाषा में हम भार तथा द्रव्यमान दोनों के लिए भार का ही शब्द उपयोग करते हैं। किसी पिंड का भार किलोग्राम में अर्थात द्रव्यमान इकाई में नापते हैं। जो किलोग्राम में नापते हैं वो द्रव्यमान होता है, और जो भार नापेंगे वो न्यूटन में होता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी इकाई न्यूटन दी गई है। परंतु जब हम वैज्ञानिक भाषा में ऐसा कहते हैं कि राजीव का भार 75 किलोग्राम है, तब हम राजीव का द्रव्यमान बता रहे होते हैं। 75 किलोग्राम द्रव्यमान पर जितना गुरुत्वीय बल प्रयुक्त होता है उतना राजीव का भार होता है, ऐसे हम विलासित होता है। राजीव का द्रव्यमान 75 होने के कारण पृथ्वी पर उसका भार F बराबर अब निकालेंगे, उसमें जो हमारा गुरुत्वजनित त्वरण है उससे गुणा कर देंगे, और आंसर क्या आएगा 735 न्यूटन। 1 kg द्रव्यमान का भार क्या होता है 9.8 टन। तो उसी तरीके से हम लोग कोई चीज़ अगर द्रव्यमान में दी होगी तो उसको हम लोग भार में निकाल सकते हैं। मुक्त पतन देखते हैं, फ्री फॉल। सवाल हम लोग बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी तो मुक्त पतन मतलब जो गुरुत्वीय बल का उपयोग करके कोई पिंड नीचे आता है तो उसे हम मुक्त पतन कहते हैं। तो देखो इधर, ये 90 में भी था। हमें ज्ञात होता है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल सभी पिंडों पर प्रयुक्त होता है। हमने जब पत्थर हाथ में पकड़ा तब भी यह बल प्रयुक्त हो रहा था, परंतु हमारे हाथ के द्वारा विपरीत दिशा में लगाए गए बल उसे संतुलित कर रहे थे और वह स्थिर था। अपने हाथ द्वारा छोड़ दिए जाने पर केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण अगर वो पत्थर नीचे गिरा, जब कोई पिंड, यहाँ पे अंडरलाइन करो, जब कोई पिंड केवल गुरुत्वीय बल के प्रभाव के कारण गतिमान हो तो उसे क्या कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं। अर्थात पत्थर का मुक्त पतन हुआ। मुक्त पतन में प्रारंभिक वेग 0 होता है और समयानुसार गुरुत्वीय त्वरण के कारण वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। पिंड पृथ्वी पर प्रयुक्त मुक्त पतन के समय हवा के साथ होने वाले घर्षण के कारण पिंड की गति का विरोध होता है और पिंड का ऊर्ध्वगामी बल भी कार्य करता है। अर्थात यथार्थ रूप से हवा में मुक्त पतन नहीं हो सकता, वह केवल निर्वात में संभव है, क्योंकि हवा का भी बल रहता है और उस बल का उस पत्थर या किसी भी चीज़ पर जो गिरता है उस पर प्रभाव पड़ता है कहीं न कहीं। इसलिए मुक्त पतन केवल निर्वात में ही होना संभव है। मुक्त पतन में पिंड का जमीन पर गिरते समय का वेग और उससे लगने वाली समयावधि हम न्यूटन के समीकरण का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। मुक्त पतन के लिए त्वरण g और प्रारंभिक वेग u और मानकर हम समीकरण लिखते हैं। तो ये तीनों समीकरण आपको 90 में भी बताए गए थे, पहले ही पार्ट में है और वो यहाँ पे दिया है। सीधे ऊपर फेंके गए पिंड की गति का अध्ययन करते समय g का मान या g के स्थान पर -g लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग गुरुत्व बल की विपरीत दिशा